हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन डेटाबेस इंटेग्रिटी और व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा को, और डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स दो तरह की होती हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का पर्पस है इट मेक्स श्योर दैट स्टोर डेटा इज करेक्टली अपडेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। डेटाबेस इंटेग्रिटी की डेफिनेशन में हमने 2 पॉइंट्स देखे, एक डेटा की रिलायबिलिटी और दूसरी करेक्टनेस। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर डेटाबेस की डिफरेंट कॉपीज मुख्तलिफ लोकेशंस पर पड़ी हुई हैं, अब अगर एक लोकेशन पर डेटा में कोई चेंज अप्लाई की जाती है तो वो चेंज तमाम लोकेशंस पर फौरी तौर पर अपडेट हो जानी चाहिए, यानी डिफरेंट लोकेशंस पर एक जैसा डेटा मौजूद होना चाहिए। And the second point is to make sure that data is entered according to database rules. अगर database rules को follow करते हुए डेटा को एंटर किया जाएगा तो वो 100% करेक्ट डेटा एंट्री होगी। Next question is define entity integrity. Entity integrity is a constraint that is applied on primary key. और इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली प्राइमरी की वैल्यू को ना तो नल होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। इस कंस्ट्रेंट को कहते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एंटिटी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड। टू इंश्योर एंटिटी इंटेग्रिटी मेक प्राइमरी की ऑफ एच टेबल। अगर हर टेबल की प्राइमरी की बना दी जाएगी तो प्राइमरी की का ये बेसिक रूल है कि प्राइमरी की ना तो नल होगी और ना ही इसकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। लिहाजा अगर हर टेबल की एक प्राइमरी की बना दी जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली एंटिटी इंटेग्रिटी रूल्स को प्राइमरी की पर अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ऐसी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है जिसको अप्लाई किया जाता है ऑन फॉरेन की। और ये क्या कंस्ट्रेंट है? It ensures that foreign key values must match the primary key values of parent table or they must be completely null. Referential integrity constraint ये कहती है कि अगर foreign key exist करती है तो या तो foreign key की तमाम values को primary key की तमाम values के साथ मैच करना चाहिए या फिर foreign key की तमाम values null होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अचीव्ड। अब इस चीज को अचीव किस तरह से किया जाता है? अगर फॉरेन की एग्जिस्ट करती है देन इट्स वैल्यूज मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यूज। रिकॉर्ड इन चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल वो टेबल होता है जिसमें फॉरेन की होती है। कैन नॉट बी डिलीटेड इफ इट एग्जिस्ट इन पेरेंट टेबल। अगर चाइल्ड टेबल वाला रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में भी एग्जिस्ट करता है तो उस रिकॉर्ड को चाइल्ड टेबल में से तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक कि वो पेरेंट टेबल से रिमूव ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन पेरेंट टेबल इफ कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन चाइल्ड टेबल। इस पॉइंट का मतलब है कि पेरेंट टेबल के किसी भी रिकॉर्ड में प्राइमरी की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता अगर वही रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अचीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डेटा रिडंडेंसी इज कंट्रोल्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन। हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में पहली स्टेज पर तमाम रिपीटेटिव ग्रुप्स को रिमूव कर दिया जाता है। इससे रिडंडेंसी खत्म हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेन की रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। फॉरेन की के प्रॉपर यूज से डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। Normalization is a process that is used to make tables more simple, more understandable, and more reliable. And there are 3 forms of normalization. First normal form, which is also known as 1NF, second normal form, 2NF, and third normal form, 3NF.
Why is normalization used? Normalization को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? It creates suitable set of relations for storing data. इसका मतलब ये है कि normalization provides well structured relations to store data. Normalization के प्रोसेस का एक ये भी फायदा है कि it identifies and corrects errors of relational databases. मिसाल के तौर पर anomalies को रिमूव करना which is also a part of normalization and produces a new set of relations. Next question is define functional dependency with examples. Functional dependency is a relationship between different attributes. If value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of another attribute. अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता हो तो उस एट्रीब्यूट की मदद से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को या इस तरह की डिपेंडेंसी को कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के साइन से। जिस तरफ एरो का हेड पॉइंट करता है वो वाला एट्रीब्यूट, जैसे इस एग्जाम्पल में एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिनोनिम। सिनोनिम्स की डेफिनेशन हमने देखी थी, डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर सेम एट्रीब्यूट्स। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर दो टेबल्स हैं, आइटम का टेबल और सप्लायर का टेबल। इन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को अगर देखें तो सप्लायर कोड और सप्लायर के टेबल में सप्लायर आईडी, इन दोनों एट्रीब्यूट्स के नाम डिफरेंट हैं लेकिन इनका काम या इनका फंक्शन एक ही है। दीज एट्रीब्यूट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिनोनिम। और नीचे वाला टेबल आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम को, सिनोनिम की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप दोनों एट्रीब्यूट्स को सेम नेम दे दें, यानी इन एट्रीब्यूट्स का नाम सेम होना चाहिए। चाहे तो आप इसे सप्लायर कोड कर दें, चाहे तो आप इसे सप्लायर आईडी कर दें, लेकिन क्योंकि दोनों का फंक्शन एक है तो इनका नाम भी एक ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होमोनिम। होमोनिम कहते हैं सेम नेम फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स का फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन उनके नाम सेम होंगे। ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं होमोनिम। मिसाल के तौर पर कस्टमर और सप्लायर के टेबल में कंपनी नेम और यहाँ पर भी कंपनी नेम, एक्चुअली यहाँ पर कस्टमर नेम होना चाहिए था लेकिन कंपनी नेम लिखा गया है। इसी तरह सेकंड टेबल में भी सप्लायर नेम की जगह कंपनी नेम लिखा है। अब दोनों एट्रीब्यूट्स सेम नेम के हैं लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कस्टमर का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सप्लायर का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। सोल्यूशन मैंने सिर्फ आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन का आंसर करते वक्त इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट्स सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। यहाँ पर कस्टमर नेम कर दिया और यहाँ पर सप्लायर नेम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ होमोनिम क्रिएट प्रॉब्लम इन डेटाबेस। It creates confusion when same name is used for different attributes. और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We should use unique attribute names to avoid confusion. Next question is define repeating groups. Repeating groups कहते हैं दो या दो से ज्यादा attributes having same type of data. मिसाल के तौर पर age और date of birth, ये repeating groups हैं क्योंकि एज का आइडिया लेने के लिए आप या तो डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे या फिर एज के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। और इसका सोल्यूशन ये होगा कि या तो एज का एट्रीब्यूट रख लिया जाए या फिर डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट यूज किया जाए, लेकिन दोनों नहीं। डिफाइन म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। दिस प्रॉब्लम अकर्स इन दोज टेबल्स in which two or more attributes have values in the form of yes or no. कई एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज इंसर्ट होती हैं वो येस या नो की फॉर्म में एंटर होती हैं। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय के टेबल में यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं, मैरिड और सिंगल। सपोज करें कि एक एम्प्लॉय की डाटा एंट्री करते वक्त मैरिड की एंट्री भी येस हो और सिंगल की एंट्री भी येस हो। अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि एक वक्त में एक एम्प्लॉय या तो मैरिड हो सकता है या फिर सिंगल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एंट्रीज में येस आ जाता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। और इसका सोल्यूशन ये है कि ऐसा एट्रीब्यूट रखा जाए जिसमें इस तरह की कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो, यानी मैरिटल स्टेटस या तो एक इंसान मैरिड होगा या फिर वो सिंगल होगा। हाउ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज अचीव्ड। रिकॉर्ड की हर एंट्री में एटॉमिक वैल्यूज हों और
रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाए तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनके जरिए से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव किया जा सकता है। मेथड नंबर 1 इज एंटर प्रॉपर डेटा इन ब्लैंक फील्ड्स। टेबल में जितनी भी ब्लैंक फील्ड्स होंगी उनमें प्रॉपर डेटा इंसर्ट कर दिया जाए, यानी टेबल के हर सेल में प्रॉपर डेटा को इंसर्ट किया जाए। और सेकंड मेथड ये है क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन फॉर रिपीटिंग ग्रुप्स। अगर आपने ब्लैंक फील्ड्स को फिल नहीं करना तो फिर एक सेपरेट रिलेशन बना दे हर रिपीटिंग ग्रुप के लिए। इसकी मजीद डिटेल देखने के लिए आप मेरे लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी इन रिलेशन? One or more known key attributes are functionally dependent on a part of primary key. अगर एक या एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पर, यानी पूरी प्राइमरी की पर नहीं बल्कि प्राइमरी की के एक पार्ट पर अगर डिपेंड करे तो ऐसी डिपेंडेंसी को कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स को की एट्रीब्यूट्स कहते हैं और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स टेबल में होते हैं वो सब के सब नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एम्प्लॉय का एक टेबल है, इसके एट्रीब्यूट्स में से देखें प्राइमरी की एक कंपोजिट प्राइमरी की है, यानी दो पार्ट्स या दो एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और कोर्स टाइटल है। अब बाकी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें देखा जाए तो इनमें से एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये तीन एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के पहले पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉय आईडी पर। और अगर डेट कंप्लीटेड के एट्रीब्यूट को देखें तो ये प्राइमरी की के फुल पार्ट्स कंप्लीट प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है। इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी को कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज अ रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होता है? नंबर 1, रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब यह है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड करना चाहिए। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये रिलेशन था 2NF से पहले यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है आफ्टर रिमूविंग पार्शियल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं ऐसी डिपेंडेंसी को जिसमें एक या एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर फंक्शनली डिपेंड कर रहे हो। एक्चुअली रूल ये है कि हर नॉन की एट्रीब्यूट को प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी पार्ट पर डिपेंड कर रहा है तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है जो कि फर्दर प्राइमरी की पर डिपेंड करता है तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मिसाल के तौर पर रीजन जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पर। सेल्समैन भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है और सेल्समैन डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पर एंड कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की, यानी एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है और फिर वो नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक नॉन की एट्रीब्यूट का किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करना इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। डिफरेंशिएट बिटवीन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसकी डिस्कशन हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म if the following rules are applied in it. Number 1, relation should be in second normal form. ये third normal form नहीं है, it's second normal form. ये typing mistake हो गई। Okay, relation should be in second normal form और no transitive dependency exists. शॉर्ट क्वेश्चंस में सिर्फ इतनी डिटेल देना काफी है। ये जो फर्दर एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस दिए हैं ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। Okay, next question is what are database anomalies? Only list their names. Database anomalies क्या होती हैं? इनके नाम बताएं। Anomalies कहते हैं errors को
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, डिफाइन डेटाबेस एनोमलीज। तो इन दोनों का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो डेटा रिडंडेंसी की वजह से क्रिएट होती हैं उन्हें कहते हैं एनोमलीज। एंड द एनोमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। अगर रिडंडेंसी की वजह से एनोमलीज क्रिएट हो जाए तो हमें प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करें, डिलीट करने की कोशिश करें या टेबल में डेटा को मॉडिफाई करने की कोशिश करें। और इन प्रॉब्लम्स के नामों पर ही एनोमलीज की टाइप्स भी हैं, जैसा कि इंसर्शन एनोमली, ये एनोमली तब आती है जब हम डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, डिलीशन एनोमली एंड मॉडिफिकेशन एनोमली, यानी जब डिलीट या मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उन्हें कहते हैं एनोमलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।